कुमार, प्रीतम, दीपक, कुंदन, रश्मि। रश्मि, स्पीड टेस्ट का क्लास हो रहा है ना? 11:30 बजे टेस्ट स्टार्ट होता है, आप देखे नहीं क्या? 11:30 बजे रोज तो आपका क्लास लगता है स्पीड टेस्ट का। देखिए तो स्पीड टेस्ट 22 नहीं हुआ है क्या? 21 हुआ है ना? आज स्पीड टेस्ट 21 का सॉल्यूशन हुआ तो है। प्रतिदिन टेस्ट का क्लास ले रहे हैं हम 11:30 बजे। क्या दिक्कत हुआ आपको? शिवू कुमार, ओल्ड स्टूडेंट को प्रोमो कोड देंगे, सबके लिए प्रोमो कोड है। रीजनिंग का प्रोमो कोड कोई भी लड़का यूज कर सकता है 7 मई तक, जो सीजेड कैंपस ऐप का विद्यार्थी है। रीजनिंग का जो आपका प्रोमो कोड है डिस्काउंट वाला, वो ओल्ड स्टूडेंट नहीं, सीजेड कैंपस के सभी स्टूडेंट जो भी हैं सबके लिए यूज है, सबको यूज कर सकते हैं। SHARWAN और 100 बिना स्पेस के सबके लिए है ये। छोटू पानी। आज खत्म कर लेंगे हम लोग इसको। चलिए समझिए, लिखा हुआ है ए ने 6% सरल ब्याज पर 480 रुपया का एक ऋण बी से इस शर्त पे लिया है कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा। पहले किस्त में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त में 6% सरल ब्याज पर 480 रुपया का एक ऋण लिया, बी से इस शर्त पे लिया कि ऋण को 4 वार्षिक किस्तों में चुका दिया जाएगा, जिसमें पहले 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा, जिसमें पहले 3 किस्त में मूलधन का 1/4 होगा एवं शेष किस्त में पूरे ब्याज के साथ भुगतान किया जाएगा। 4 वर्ष के अंत में ए द्वारा भुगतान की गई राशि क्या है? ठीक है, भाई रीजनिंग के बारे में डिस्कस लास्ट में कर देंगे। ठीक है, रीजनिंग के बारे में डिस्कस लास्ट में कर देंगे, अभी हमको पढ़ाने दीजिए। आज एसआई को फिनिश करने दीजिए, आज किसी भी सूरत में एसआई को हमको खत्म करने दीजिए। एसआई खत्म होने के बाद कल टू डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, परसों से सीआर स्टार्ट हो जाएगा, तो प्लीज डिस्टर्ब ना करें, क्लास को देखिए। ए ने 6% से सरल ब्याज पर 480 रुपया का एक ऋण बी से इस शर्त पे लिया कि ऋण को 4 किस्तों में चुकाना है। ऋण को 4 किस्त 1, 2, 3 और 4 किस्त में चुकाना है। यहां बोला है कि पहली 3 किस्त मूलधन का 1/4 होगा, तो पहली 3 किस्त जो है मूलधन का 1/4 होगा, यानी 480 का 1/4 यानी 120 रुपया का किस्त होगा। 3 गो किस्त 120 रुपया का होगा, 120 रुपया का 3 किस्त होगा, और सॉरी 120 रुपया का 3 किस्त होगा। और चौथा वर्ष के अंत में जो शेष किस्त है पूरे ब्याज के साथ चुकता किया जाएगा चौथा वर्ष के अंत में, यानी इसका जो ब्याज, इसका जो ब्याज, इसका ब्याज, इन तीनों ब्याज के साथ इसमें लौटाया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले तो 6% की सरल ब्याज पर 480 रुपया का ऋण लिया था और पहला किस्त लौटा दिया 120 रुपया में, दूसरा किस्त में भी 120 रुपया दिया, तीसरा किस्त में भी 120 रुपया दिया, और चौथा किस्त में वो शेष जो 120 रुपया बचा वो तो देगा ही, इसके अलावा इन सबों का ब्याज भी देगा। तो सोचिए, शुरुआत में उसने कर्जा लिया 480 रुपया और उसको 1 साल तक रखा, यानी 1 साल तक रखा और 1 साल के बाद 120 रुपया लौटा दिया, तो अब उसका कर्जा जो हो गया वो 360 रुपया हो गया। 120 लौटा देगा तो 360, फिर ये 1 साल रखा, फिर वो 120 रुपया का किस्त दिया और फिर 120 लौटा दिया, तो 120 लौटा देगा तो 240 रुपया बच जाएगा, और 240 में आपका फिर 1 साल तक रखा और 1 साल तक रखा, तो उसके बाद वो पूरा जो 120 रुपया बचा, 480 को 1 साल रखा, 120 लौटा दिया, तो 480 में से 120 चला जाए, 120 चला जाएगा तो 360 बचा, और 360 में 120 फिर लौटा दिया तो आपका 240 बचा, और फिर 240 में 120 लौटा दिया तो बाकी 120 1 साल तक रखा, और अगला साल
वो 120 रुपया का किस्त भी दे दिया और जो बचा खुचा इन सबों का ब्याज था वो सब समेत दे दिया। तो उसको दर क्या था, वो सॉरी कितना पैसा लौटाया वो पूछा है। तो ध्यान से सुनिए, इसको बनाने का अगर डिटेल से इसको बनाइएगा तो 480 रुपया जो है वो 1 साल तक रखा तो 480 रुपया पर उसको 1 साल तक ब्याज देना पड़ेगा। 480 पर उसको 1 साल ब्याज देना पड़ेगा 6% की दर से। और उसके बाद उसका अगला साल जो कर्जा बच जाएगा वो 360 रुपया देना पड़ेगा। 360 रुपया पे ब्याज लगेगा 6% से 1 साल, 6% से 1 साल। और फिर उसका कर्जा बच जाएगा 240 रुपया और 240 रुपया पे फिर 6% लगेगा 1 साल तक। और लास्ट में उसका कर्जा 120 रुपया बच जाएगा। 120 में 6% 1 साल तक, 1 साल तक। तो लास्ट में इन सबों का ब्याज और प्लस लास्ट वाला किस्त देना पड़ेगा। तो यहां देखिए ये जीरो कट जाएगा, 8 6 48, 6 4 24, 24 से 4 28 रुपया 80 पैसा यहां से ब्याज देना पड़ेगा। यहां से 36 छक 216 21.6, यहां से आपका 24 छक 44 से 144 रुपया और यहां से 7.2 रुपया ब्याज ये देना पड़ेगा। तो टोटल ब्याज कितना हो गया देख लीजिए, 4 2 6 6 12 8 20 के जीरो हाथ में दू, 7 2 9 1 10 10 4 14 14 और 8 आपका 22 के दू हाथ में दू, 2 2 4 4 2 6 1 7 72 रुपया उसको ब्याज देना पड़ेगा। 120 रुपया लास्ट का एक किस्त बच गया था तो 120 और 72 आपका 192 रुपया उसको लास्ट में चुकाना पड़ेगा, 192। लेकिन ठीक है 192 रुपया आपका आंसर हो जाएगा। धीरज टाइम वाला स्पीड टेस्ट नहीं लगा रहा है क्या? लड़का देखो तो शौक नहीं कर रहा है, टाइम वाला स्पीड टेस्ट देखो तो 192 रुपया। लेकिन हमको इस तरह से एग्जाम में नहीं बनाना है, हमें एग्जाम में किस तरह से बनाना है वो समझिए। इसको हम ऐसे ही समझा देते हैं, ये 1 से 2 लाइन का क्वेश्चन काफी है। 480 रुपया कर्जा लिया और 120 रुपया का 3 किस्त दिया है, क्योंकि पहला 3 किस्त मूलधन का 1/4 है। मूलधन का 1/4 मतलब 120 रुपया का 3 किस्त दिया और लास्ट में उसका बच जाएगा 360 रुपया जमा कर देगा तो लास्ट में 120 रुपया उसको किस्त के रूप में देना है और उन सबों का ब्याज भी देना है। तो उन सबों का ब्याज देना है तो आप सबसे पहले ये बताइए 480 रुपया 1 साल तक रहा, 1 साल तक 480 रुपया रहा, उसमें से 120 रुपया दे दिया तो फिर 360 रुपया बचा और ये 1 साल तक रहा, और फिर 120 रुपया दे दिया तो 240 रुपया बचा, ये भी 1 साल तक रहा, फिर 120 रुपया दे दिया तो अब 120 रुपया बच गया और 1 साल तक वो भी रहेगा और लास्ट में इसको लौटाना है और इन सबों का ब्याज भी देना है लास्ट में। तो इस पर भी 1 साल का ब्याज मिलेगा, इस पे भी 1 साल, इस पे भी 1 साल, इस पे भी 1 साल। तो सब पैसा का अलग अलग ब्याज निकालने से अच्छा है सभी पे एक ही बार में ब्याज निकाल दीजिए। तो सभी पे अगर एक ही बार ब्याज निकालेंगे तो 0 8 6 14 4 18 2 20 4 2 6 3 9 1 10 2 12, तो सीधा सीधा 1200 पर 6% की दर से 1 साल का ब्याज 72 रुपया मिल जाएगा। यानी 72 रुपया उसको टोटल ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट वाला किस्त देना पड़ेगा। तो 120 और 72 192 होगा, 120 और 72 192 होगा। रेलवे में भी यार इस बार ये क्वेश्चन आया था और पहले भी रेलवे में ही पूछा था। तो रेलवे में एक पहले पूछा 480 और अगला जो क्वेश्चन आया है वो यहां पर 960 लिख दिया था, बस अंतर यही था। टेस्ट तो लगा हुआ है, अभी देखिए हम अपने टीम से पूछे हैं तो टेस्ट मुझे सीधा सीधा दिखा रहे हैं, टेस्ट भी लगा हुआ है और इसका सॉल्यूशन भी आपका किया हुआ है। देखिए सॉल्यूशन भी दिखा रहा है आपका, तो सॉल्यूशन भी आपको दिखाई दे रहा है और टेस्ट भी दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या दिक्कत है? देखिए तो सॉल्यूशन भी यहां पर है, दिख रहा है, सब कुछ तो है। आप लोग का स्पीड टेस्ट में जो अब्सेंट होता था अब नहीं होगा, इसीलिए मैंने उसमें व्यवस्था कर दिया है कि टेस्ट का टाइमिंग फिक्स कर दिया है, हर एक दिन सेट एक दिन सॉल्यूशन होगा। तो टेस्ट लगेगा और सॉल्यूशन भी लगेगा और कंटिन्यू चलेगा वो 50 सेट तक। अब कभी अब्सेंट हो ही नहीं सकता है। हाँ, एडवांस मैथ का आज का वीडियो नहीं है इसलिए क्योंकि मैं आज क्लास ही नहीं ले पाया, आज सोए रह गए हम, पता नहीं चला कब 1 बज गया। चलिए देखिए अब मिसलेनियस का क्वेश्चन है और मिसलेनियस का क्वेश्चन थोड़ा सा ही हाई लेवल का सवाल है। तो पहले हम इसको आपको डिटेल से बताते हैं, फिर इसका शॉर्टकट भी बताएंगे। थोड़ा सा डाटा इसका कठिन है। देखिए लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 60,000 रुपया की कुल धनराशि 3 बैंक ए, बी और सी से 6%, 8% और 10% प्रति वर्ष समान ब्याज से निवेश करता है और कुल 9920 रुपया समान ब्याज के 2 साल के अंत में प्राप्त करता है।
यानी 9920 रुपया समान ब्याज मतलब साधारण ब्याज पर 2 साल में प्राप्त करता है। यदि बैंक ए में निवेश की गई राशि बैंक सी में निवेश की गई राशि का 69.3/15% है। ये 3/15 नहीं होगा, ये 3/13 होगा। देखिए हिंदी में लिखा हो, अंग्रेजी में 15 कर दिया, 15 नहीं होगा, ये सुधार लीजिएगा। 69.3/13% है। तो बैंक बी में निवेश की गई राशि क्या है? तो पहले हम आपको इसका डिटेल समझाना चाहते हैं। देखिए बैंक ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 69.3/13% है। ए में निवेश किया गया राशि सी में निवेश की गई राशि का 69.3/13 मतलब 13 से 7 3 10 13 78 और आपका 11 और 3 यानी 900/13। 900/13 इसका परसेंटेज फ्रैक्शन होगा 9/13। यानी बैंक ए में निवेश की गई राशि सी में निवेश की गई राशि का 9/13 है। यानी सी में 13 धन निवेश किया तो ए में 9 निवेश किया। तो अगर हम इसको 9x मानेंगे तो इसको 13x मानेंगे। आप हड़बड़ाइएगा नहीं, इसका शॉर्टकट भी हम बनाएंगे, लेकिन इसका जानकारी डिटेल से जानना जरूरी है क्योंकि मेंस 2017 18 19 तीनों बार में ये सवाल पूछना स्टार्ट कर दिया है। तो देखिए अगर ए में पैसा लगाया 9x तो सी में पैसा लगाया 13x, सी में पैसा लगाया 13x, ए में पैसा 9x तो सी में 13x और टोटल धनराशि 60,000 है। इसका मतलब है कि बी में पैसा लगाया होगा 60,000 माइनस 22x, माइनस कितना 22x, और कह रहा है ये धन 6% पर लगाया, ये धन 8% पर और ये 10% पर, तो 2 साल में 9920 रुपया ब्याज मिला। 2 साल में 9920 रुपया ब्याज मिला, यानी 1 साल में कितना ब्याज मिला होगा? तो 2 चौका 8, 2 9 18 और 2 छक 12, 4960 रुपया ब्याज मिला होगा। तो ब्याज मिलता है मूलधन पर, तो मूलधन का 80%, तो हम ये 1 साल में बदल दिए तो 9x का 1 साल में 6% की दर से 9x का 6% ब्याज आएगा और इसमें 8% की दर से 8% 1 साल में ब्याज आएगा और इसमें 10% की दर से 1 साल में आपका 13x गुना 10% ब्याज आएगा। तो इन सबों का अगर कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा आपका 9 छक 54 x% प्लस इसको काटेंगे परसेंटेज से डबल जीरो खत्म हो जाएगा, 8 छक 48 100 हो जाएगा, 8 छक 48 100 और माइनस इसको करेंगे तो 8 दूना 16 8 दूना 16 17 176 x% हो जाएगा और प्लस 130 x% हो जाएगा और इन सबों का जो ब्याज आया है 4960 आया है, 4960 आया है। क्या हुआ? ठीक है, अगर इसको जोड़ते हैं तो 130 और 54 184। देखिए 130 और 54 आपका 184 और 184 में 76 चल जाएगा तो हो जाएगा 8x%। 8x% जो है उधर जाके घटेगा 4960 से, तो ये हो जाएगा 160 और ये 8 दूना 16 हो जाएगा। तो आपका x% का मतलब बटा 100 उधर आ जाएगा तो 2000। आपका x का वैल्यू 2000 आ गया। आपसे पूछा बी कितना निवेश किया, तो बी निवेश किया है 60,000 माइनस 22 गुना 2000। तो आप इसको करेंगे 22 दूना 44 घट जाएगा तो आपका 16,000 रुपया बी निवेश किया है। ये आपका एक्स मान के एकदम डिटेल से बताए हैं जिसमें आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होना चाहिए। एक सवाल ऐसा और है, हम पहले इसी को एक बार और समझा देते हैं। 60,000 रुपया की धनराशि 3 बैंक एबीसी में 6%, 8% और 10% पे निवेश किया और कुल 9920 रुपया 2 साल में ब्याज आया। बैंक ए में जो पैसा लगाया है सी का इतना परसेंट है तो बी में कितना पैसा लगा, तो ए का निवेश सी का इतना परसेंट मतलब 9/13 इसका फ्रैक्शन होगा। इसका फ्रैक्शन 9/13 यानी सी में 13x धन लगाएगा तो ए में 9x लगाएगा और सी में बी में बचेगा 60,000 माइनस 22x और इस सब का ब्याज दर इतना है तो ब्याज होता है RT%। अगर हम टी को 1 साल माने क्योंकि 2 साल का ब्याज 9920 है तो 1 साल का ब्याज 4960, तो 1 साल में 6% की दर से 1 साल में 6%, यहाँ 8% और यहाँ 10%, तो इसका 6%, इसका 8%, इसका 10%, इतना ब्याज आया यानी x बराबर 2000 आया। तो बी का धनराशि 60,000 माइनस 44,000 यानी 16,000 आया। केवल इसका डाटा कठिन है बट सवाल में कोई दम नहीं है। टेलीग्राम पे नोटिफिकेशन नहीं है, देखिए तो आज के क्लास का नोटिफिकेशन टेलीग्राम में भी होगा और ऐप में भी नोटिफिकेशन है। देखिए तो ऐप में भी नोटिफिकेशन दिखा रहा है, आप नोटिफिकेशन देखिएगा तब ना। लेकिन अब इस क्वेश्चन को हमको शॉर्ट में बताना है, देखिए कैसे। और ऐसा ही एक सवाल और आएगा, तो देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बिना एक्स के कैसे किया जाए उस पर डिस्कस कर रहे हैं। देखिए लिखा है ए की राशि सी का 69.3/13% है। 69.3/13 मतलब 9/13 यानी ए का धन 9 और सी का धन 13। अगर ए का धन 9 का रेशियो में है और सी का धन 13 का रेशियो में है
और ए पर जो ब्याज मिलता है वो 6% मिलता है और सी पर जो ब्याज मिलता है वो 10% मिलता है, तो आप ओवरऑल ए प्लस सी का टोटल ब्याज दर एवरेज से निकाल लीजिए कितना होगा। तो 6 प्लस 4 ज्यादा है तो 13 चौका 52, अब बटा टोटल हो जाएगा 22, यानी आपका 11/26। तो ये हो जाएगा 11 छक 66, 66 और 26 आपका 92/11% आपका टोटल धनराशि पर ब्याज आएगा ए और सी पर। क्योंकि ब्याज मिलता है मूलधन पर, तो 9 मूलधन पर 6%, 13 मूलधन पे 10%, तो टोटल 22 मूलधन पे 92/11% ब्याज आएगा। यानी ए और सी पर अगर ब्याज एक साथ काउंट करें तो 92/11% ब्याज दर आता है, ब्याज का रेट है। लेकिन बी का ब्याज रेट 8% है, बी का ब्याज रेट कितना है 8%, और टोटल पैसा धरा है सब मिला के 60,000 रुपया, 60,000 लगाया है और 2 साल में 9920 ब्याज आया है। अगर 2 साल में 9920 ब्याज आया है यानी 1 साल में 4960 रुपया ब्याज आया। 2 चौका 8, 2 18, 2 छक 12, ये 1 साल का ब्याज है। आपको निकालना है बी का मान। गाय मुर्गा का रूल यहां से यूज कर दीजिए, यहां से गाय मुर्गा का रूल यूज कर दीजिए कि अगर हमको बी का निकालना है तो सबको हम मान लेंगे ए और सी में लगाया। अगर सबको ए और सी मान लेंगे तो 60,000 का 92/11% मेरा कितना आना चाहिए, तो 6 दूना 12 और 9 छक 54, 54 एक 55, 55,200/11 आना चाहिए। जबकि आया है यहां कितना 4960, 4960 आया। तो इन दोनों में अंतर कितना है, तो इन दोनों में अंतर है आपका, इसको कैलकुलेट करिएगा, इसको कैलकुलेट करिएगा तो हो जाएगा, देखिए कितना 55,200 माइनस ये 6, 9 6 15, 9 4 13 1 14 और 4 1 5, 54,560/11 इन दोनों का अंतर। तो इन दोनों का अंतर घटाइएगा तो आपका 0, 10 में से 6 गया 4 और ये 11, 11 में से 5 गया 6, 4 में से 4 गया 0, 5 में से 5 गया 0, 640/11 का अंतर है। जबकि यहां दोनों में कितने का अंतर है, तो 92/11 और 8% में अंतर हो गया, 11 8 88, यानी 4/11 का अंतर है। अंतर का तुलना अंतर से और प्रतिशत के लिए 100 से गुना होता है। 11 से 11 खत्म, 16 चौका 64, आंसर हो जाएगा 16,000। तो इसी सवाल को आपने गाय मुर्गा से बनाया है। तो ये क्वेश्चन आपको कठिन कैलकुलेशन इसलिए लग रहा है क्योंकि डाटा थोड़ा कठिन है, डाटा कठिन है बट आपका क्वेश्चन इजी है। सबसे पहले हम ए और बी का टोटल रेट कितना है वो निकालिए, ए और सी का निकालिए। तो ए सी का इतना परसेंट आया, बी का इतना दिया है, बी निकालना है, सबको ए सी मानेंगे, ए सी से इतना ब्याज आना चाहिए, जबकि यहां 1 साल में इतना ब्याज आया है। तो इन दोनों में अंतर आपका 640 का, 640/11 का, यहां दोनों में अंतर आपका 4 का 1/11 का, प्रतिशत के लिए 100 से गुना। बताइए क्लियर हुआ? चले, तो अब आपका ये क्लियर होगा। तो इसी के जैसा हम सेम क्वेश्चन खोजते हैं मिसलेनियस में। क्वेश्चन और डलवाएं हम, ये वाला 4था नंबर सवाल। चौथा नंबर क्वेश्चन सेम सवाल है, आप इसको बनाइए, ट्राई करिए इसको। देखिए अब तो भाई सही है ना, देखिए एक आदमी ने 80,000 रुपया एबीसी 3 बैंक में 15%, 16% और 27% की दर से निवेश किया। बैंक ए में निवेश किया गया धन सी में निवेश किए गए धन का 20% है। यहां देखिए डाटा आसान है, वो 69.3/13% के कारण आपको क्वेश्चन बनाने में थोड़ा टाइम लग गया। यहां अमेंस में क्वेश्चन आया है तो किसी के शिफ्ट में आसान डाटा के साथ आया, किसी के शिफ्ट में कठिन डाटा के साथ आया, इसलिए दोनों एक का को हम ले लिए। ए बैंक ए में निवेश किया गया धन सी के निवेश किए गए धन से का 20% है। अगर 20% है तो ये आपका 20% मतलब 1/5 होता है। 20% का मतलब 1/5। अगर इसमें 5 धन लगाएगा तो इसमें 1 धन लगाएगा। अब यहां से देखिए ए और सी में, अगर ए में 1 धन लगाया तो सी में 5 धन लगाया, और ए का ब्याज दर 15% है और सी का ब्याज दर आपका 27% है। ए का ब्याज दर 15% और सी का ब्याज दर है जो आपका 27% है। तो आप जल्दी से यहां पर ए और सी का टोटल
ब्याज दर निकाल लीजिए। 15% अगर लेके चलेंगे तो यहां कितना ज्यादा है, यहां 9 ज्यादा है, नहीं नहीं 9 ज्यादा नहीं है, 12 ज्यादा है। तो 12 25 60, 12 25 60 अब बटा 6, तो यानी 25% आपका एसी का ब्याज दर आ गया। यानी ए और सी का कंप्लीट ब्याज दर आपका 25% आ गया, जबकि बी का ब्याज दर आपका 16% है। और टोटल धन आपका 80,000 है, टोटल धन आपका 80,000 है। और आपको निकालना है, कहता है कि 2 वर्षों में 36,400 ब्याज आया है। 2 वर्षों में 36,400 यानी 1 साल में 18,200 ब्याज आएगा। 1 बरस का एसआई, 1 बरस का सीआई, सॉरी एसआई आपका 18,200 है। हमको निकालना है कि बी पर कितना पैसा लगाया। तो यहां से आप गाय मुर्गा का सॉल्यूशन कर दीजिए। गाय मुर्गा का क्या नियम था कि बी का निकालना है तो सबको दूसरा वाला मान लीजिए 25%, तो 25% निकाल लेंगे। तो 25% का मतलब हुआ आपका 25 8 200, यानी आपका 20,000 का ब्याज आएगा। अगर बी निकालना है तो सबको ए प्लस सी मानेंगे, तो 80,000 का 25% 20,000 ब्याज आना चाहिए, जबकि यहां ब्याज आया है 18,200 एक साल में। यानी अंतर हो गया आपका 00, 10 में से 2 जाएगा 8, और ये आपका 1800 का, और यहां अंतर हो गया आपका 25 और 16 में 9 का, और प्रतिशत के लिए 100 से गुना, 20,000 आंसर होगा। आंसर 20,000 होगा। भाई आप लोग 27,000 कैसे ला रहे हैं? कुछ लड़का 27,000 ला रहा है, आंसर 27,000 कैसे ला रहा है? यहां 36,200 जो है वो 2 साल का ब्याज है ना, तो आप उसको 1 साल में बदल दीजिए। दूसरा सवाल समझिए। एक्स, वाई और जेड 3 राशि इस प्रकार है कि एक निश्चित दर से, किसी एक निश्चित दर से एक निश्चित समय में, यानी निश्चित दर है निश्चित समय में, एक्स पर साधारण ब्याज 22 रुपया है और वाई पर साधारण ब्याज जेड रुपया प्राप्त होता है। तो एक्स वाई जेड में क्या संबंध है? यानी दर और समय दोनों में सेम है, दर और समय दोनों में सेम है। एक्स रुपया रखिएगा तो उसका 22 रुपया ब्याज आएगा, और 22 रुपया रखिएगा तो उसका जेड रुपया ब्याज आएगा। तो मान लेते हैं दर बराबर आर है, दर बराबर आर परसेंट, और समय बराबर टी परसेंट, समय बराबर टी है। तो अगर एक्स रुपया पैसा रखिएगा तो उसका ब्याज आएगा 22, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन का आरटी परसेंट। तो आर आपका आर ही है, टी आपका टी है, तो एक्स का आरटी परसेंट बराबर आपका ब्याज आया है 22। लेकिन अगर 22 रुपया रखिएगा तो जेड रुपया आ जाएगा। यानी अगर 22 रुपया पैसा रखिएगा और सेम रेट और सेम समय से, तो ब्याज आएगा आरटी परसेंट के हिसाब से जेड। तो आप ध्यान दीजिएगा, आरटी परसेंट बराबर हो जाएगा, आरटी परसेंट बराबर हो जाएगा 22 बट्टा एक्स, ये पहला बात। और यहां आरटी परसेंट बराबर हो जाएगा आपका जेड बट्टा 22, ये दूसरा बात। पहला और दूसरा में एलएचएस बराबर है, इसलिए आरएचएस बराबर होगा 22 बट्टा एक्स बराबर जेड बट्टा 22, 22 स्क्वायर बराबर जेड एक्स। डी ऑप्शन। सॉरी अमीर, आज एडवांस मैथ का क्लास नहीं हो पाया क्योंकि कल हम सोए रह गए थे। आज हम सोए रह गए, 1 बजे मेरा नींद ही नहीं टूट पाया और मिस्टेक हो गया हमसे, इसके लिए सॉरी। कल से हम आप लोग का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाना था ना, आज हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म कर देना था, तो हम आपसे सॉरी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम संडे को खत्म कर देंगे और कल से आपका मेंसुरेशन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? यहां लिख रहा है, एक आदमी ने 2 बराबर धन 8% और 7% साधारण ब्याज की दर से उधार दिए। पहले वाला धन दूसरे से 6 महीना पहले चुका दिया गया। यानी पहला वाला धन दूसरा से 6 महीना पहले चुका दिया और प्रत्येक से 2560 रुपया धन प्राप्त हुआ। यानी प्रत्येक से 2560 रुपया उसने ब्याज प्राप्त किया है, प्रत्येक से 2560 रुपया ब्याज प्राप्त किया है। तो धन ज्ञात करना है। नहीं, यहां लिख रहा है प्रत्येक से 2560 रुपया मिश्रधन प्राप्त किया है। तो देखिए, प्रत्येक से देखिए 2 बराबर धन लगाया,
प्रत्येक ने बराबर बराबर धन जमा किया और बराबर का मिश्रधन भी लिया, यानी ब्याज बराबर आया है। ब्याज क्या आया? बराबर आया। और ब्याज बराबर होता 80%। माना कि पहला स्कीम में P1 राशि लगाया तो दूसरा स्कीम में भी P1 ही राशि लगाएगा, यानी पहला स्कीम में P राशि तो दूसरा स्कीम में भी P राशि, क्योंकि बराबर धन लगाया। और इसमें 8% की दर से लगाया और इसमें आपका 7% की दर से लगाया। और इसका जो आपका समय है ये 6 महीना पहले है। 6 महीना पहले मतलब इसका समय T, तो इसका समय T से आधा साल कम। और दोनों का ब्याज जो है आपस में बराबर है, क्योंकि ब्याज बराबर होता RT%। किसका? तो मूलधन का। तो मूलधन का RT%, मूलधन का RT%, दोनों से बराबर ब्याज प्राप्त हुआ है, तो परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा और उसके बाद P से P भी खत्म हो जाएगा। तो ये 8T माइनस 4 बराबर 7T, यानी T का मान आपका आ गया 4। T का मान 4 आ गया। अब 2560 रुपया प्राप्त धन हुआ है उसको 8% की दर से। आप या तो 4 साल में आधा साल कम कर लीजिए, या तो 7 साल में 7% की दर से 4 साल में बोल सकते हैं। T का मान 4 साल आया, तो ये पैसा लगाया 3.5 साल के लिए और ये पैसा लगाया 4 साल के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू T साल है, इसका T में से हाफ साल कम है। तो आप सोचिए, इससे आंसर निकालिए चाहे इससे आंसर निकालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 4 वर्ष में 7% की दर से 7 चौका 28 ब्याज आएगा। 7% की दर से 4 वर्ष में 28 ब्याज आएगा, यानी मिश्रधन 128 हो जाएगा। मिश्रधन 128, मूलधन निकालना है 100 से गुना कर दीजिए, आंसर हो जाएगा 2000। ठीक है, अच्छे से समझ में आया आपको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? सिंपल सवाल है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। एक आदमी ने 2 बराबर धन मतलब बराबर बराबर पैसा, अगर पहला में P तो दूसरा में भी P। एगो 8% से लगाया, एगो 7% से लगाया, तो इसमें 8% से ब्याज मिलेगा, इसमें 7% से ब्याज मिलेगा। पहला वाला धन दूसरा से 6 महीना पहले चुका दिया, यानी पहला वाला का 6 महीना कम और दूसरा वाला का 6 महीना ज्यादा। तो इसको माना कि T साल में लौटाया, तो इसको T में से हाफ साल कम, तो दोनों में 2560 रुपया प्राप्त हुआ, यानी मिश्रधन दोनों से बराबर प्राप्त हुआ। तो कोई धनराशि बराबर बराबर जमा किए, बराबर बराबर लिए, यानी दोनों को बराबर ब्याज मिला है। दोनों को बराबर ब्याज मिला तो ब्याज बराबर मिला, तो ब्याज बराबर होता है मूलधन का 80%। T का मान 4 आ गया, तो 4 वर्ष में 7% की दर से 7 चौका 28 ब्याज आएगा, यानी मिश्रधन 128, मिश्रधन का तुलना मिश्रधन से मूलधन के लिए 100 से गुना, आंसर 2000। ठीक, आगे 4 तो अभी बता ही दिया है। 5 नंबर देखिए, 5 नंबर समझिए। 12 साल का एक लड़का के लिए ट्रस्ट के अधीन 1 लाख रुपए छोड़े जाते हैं। 12 वर्ष के एक लड़के के लिए ट्रस्ट के अधीन 1 लाख रुपया छोड़ा जाता है, यानी 12 साल के लिए, 12 साल का एक लड़का है, उसके नाम पर ट्रस्ट में 1 लाख रुपया जमा करवा दिया जाता है। 1 लाख ट्रस्ट में कितना जमा करवा दिया? 1 लाख। 1 लाख ट्रस्ट में जमा करवा दिया। कै साल के लड़का के लिए? 12 साल के लड़का के लिए। यहां दूसरी नहीं होगा। ट्रस्टी राशि को 6% प्रति वर्ष पर निवेश करता है और अभ्यस्त लड़के को जेब खर्च के लिए प्रति वर्ष के अंत में 2500 देता है एवं ट्रस्ट का खर्चा 500 रुपया प्रति वर्ष आता है, तो अभ्यस्त लड़के को 18 वर्ष की आयु होने पर कितनी राशि सौंपी जाएगी? समझिए, 12 साल का एक लड़का है और उसके नाम पर ट्रस्ट में पैसा जमा कर दिया गया। ट्रस्ट वाला क्या किया कि उसी पैसा को उठाकर उसको 6% के हिसाब से ब्याज पे लगा दिया। तो 6% के हिसाब से ब्याज पे लगाएगा तो जाहिर सी बात है 1 लाख का 6% जो है आपका सालाना में 6000 रुपया उस पैसे से ब्याज आने लगेगा। उस पैसे से सालाना 6000 रुपया का ब्याज आने लगेगा। लेकिन ट्रस्टी वाला क्या करता है, क्योंकि लड़का का पॉकेट खर्चा भी होता था, तो लड़का को साल के अंत में जेब खर्च के लिए 2500 रुपया देता था और ट्रस्ट में खर्चा 500 रुपया का होता था। यानी उस ब्याज के पैसे से 2500 रुपया लड़का को जेब खर्च के लिए देता था और ट्रस्ट में रहने खाने का खर्चा जो भी है उसका 500 रुपया होता था। यानी ट्रस्ट से आपका खर्चा 2500 और 500 रुपया हर साल हो जाता था, यानी साल में आपका 3000 खर्च हो जाता था। तो 6000 में 3000 खर्च हो जाता था तो बाकी का 3000 बचेगा। बाकी का 3000 रुपया प्रति साल बचेगा, 3000 रुपया प्रति वर्ष आपका बचेगा। तो उस कहता है कि 18 साल की उम्र में ट्रस्ट उस पैसा को कितना लौटाएगा उस लड़के को। तो जाहिर सी बात है 12 साल का लड़का था, 18 साल होने में उसको 6 साल लग जाएगा। 18 साल होने में उसको 6 साल लग जाएगा, तो 6 साल में उसको पैसा जो बढ़ जाएगा वो 18000 बढ़ जाएगा। तो 18000 बढ़ जाने के मतलब है 18000 बढ़ जाने के मतलब है लाख रुपया मूलधन, 18000 ब्याज, यानी बड़ा होने पर 1,18,000 उसको मिलेगा। इसको आप मुंह कर सकते थे। इसको मुंह आप ऐसे सोच सकते थे कि 1 लाख रुपया उसके पिताजी ट्रस्ट में जमा करवा दिए, ट्रस्ट वाला उसको 6% पे इंटरेस्ट लगा दिया, तो लाख रुपया का 6% 6000 रुपया, 6000 रुपया में 2500 रुपया हर साल उसको पॉकेट खर्च के रूप में, अब 500 रुपया ट्रस्ट के खर्च में चला जाता है, तो 3000 रुपया उसका खर्चा हो जाता है 6000 में, तो बाकी का 3000 बचेगा। और 3000 रुपया को वो 18 साल में
18 साल होने पर उसका कितना पैसा बन जाएगा? 3-3 हजार। क्योंकि 12 वर्ष के एज में उसका पैसा जमा हुआ था, 18 साल होने में 6 साल लगेगा, तो 6 साल में 3-3 हजार के हिसाब से 18 हजार उसका पैसा बढ़ जाएगा, यानी उसको बड़ा होने पर 1,18,000 मिलेगा। आगे देखिए, ए ने x% वार्षिक दर से p रुपया, ए जो है दर है इसका x%, और मूलधन है आपका p रुपया। आगे देखिए, b ने 22% की दर पर q, b जो है, b का दर 22 है, b का दर 22 है, और मूलधन इसका q है, मूलधन इसका q है, और q बड़ा है p से, यानी इसका मूलधन ज्यादा है, इसका मूलधन कम है। कह रहे एक ही समय पर साधारण ब्याज पर उधार लिया, एक ही समय पर, तो कितने साल बाद उसके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? ऋण की राशि बराबर होने के मतलब दोनों का पैसा अलग अलग है, लेकिन दोनों का समय एक ही साल है, यानी ये भी टी साल तक और ये भी टी साल तक। तो कह रहा है कितने वर्ष बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगी? ऋण की राशि बराबर होने के मतलब है मिश्रधन बराबर हो जाए, क्योंकि दोनों पैसा अलग अलग जमा किया है। तो अलग अलग पैसा जमा करने के बाद आपको बोल रहा कि कितने समय के बाद इसका मिश्रधन आपस में बराबर हो जाए। तो एकदम सिंपल वे से चले जाइए कि मिश्रधन बराबर हो जाएगा इसका मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। तो ब्याज बराबर होता है मूलधन का RT%, यानी XT% हो जाएगा इसका मिश्रधन, और इसका मिश्रधन हो जाएगा मूलधन प्लस आपका एक बाई का, सॉरी मूलधन तो क्यू है ना, मूलधन तो क्यू है, क्यू का क्यू प्लस क्यू का बाई T%, इसका ब्याज आएगा, और दोनों का मिश्रधन बराबर। इसका मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, इसका मिश्रधन मूलधन प्लस ब्याज, दोनों का मिश्रधन आपस में बराबर हो जाना चाहिए। और आपको Q बड़ा है P से, तो आपको Q में ले जाके P को घटाना है, तो Q में P को घटाइएगा, क्योंकि बड़ा में से छोटा घटाएंगे, तो Q में ले जाके P घटा दिए, और ये आपका PXT% में से आपका Q/T% घटाएंगे इधर लाके, और हमको T का मान निकालना है, तो T का मान निकालना है तो ये हो जाएगा PX माइनस Q/, और प्रतिशत कॉमन लेके 1/100 लिख सकते हैं, बराबर Q माइनस P, यानी T का मान हो जाएगा Q माइनस P इंटू 100, Q माइनस P इंटू 100 अब बटा PX माइनस Q/। एकदम सिंपल सवाल है, केवल आपको X/Z करके कठिन कर दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। समझ में आया आपको? फिर से एक बार समझा देते हैं। ए ने X% वार्षिक दर पर P रुपया रखा, ए जो है X% की दर से P रुपया रखा, और B 22% की दर से Q
की दर से क्यू रुपया, दोनों का मूलधन अलग अलग है, दोनों का मूलधन अलग अलग है, एक ही समय पे उधार लिया और कितने साल बाद उनके ऋण की राशि बराबर हो जाएगा, यानी मिश्रधन बराबर हो जाएगा। तो मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन पी रुपया, ब्याज पी का RT%, यहां मूलधन क्यू रुपया, ब्याज क्यू का RT%, मिश्रधन बराबर है, क्योंकि क्यू बड़ा है पी से, तो हमको क्यू में ले जाके पी को घटाना है, तो क्यू माइनस पी कर दिए, तो इसको इधर ले आएंगे और टी का मान निकाल दिए। क्लियर है? एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए, क्या सभी बालक एवं बालिकाओं को ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? भाई क्लियर होगा ही, इसमें कुछ तो है ही नहीं। लास्ट में एक आसान सा क्वेश्चन है, देखिए लिखा हुआ है, अरुण 20,000 रुपया अपने दो दोस्त को उधार देता है। अरुण जो है 20,000 रुपया अपने दो दोस्त को उधार देता है। पहला वाला दोस्त को 12,000 देता है 8% की दर से। अरुण अपने कुल राशि पर 10% लाभ कब चाहता है? टोटल पर 10% लाभ चाहता है, तो बताइए कि शेष राशि दूसरे दोस्त को, तो शेष